मेरे साथ बैठे हैं, इनको कोई परिचय की जरूरत तो है नहीं, द वेरी हैंडसम चिराग पासवान। और चिराग युवा हैं और मोदी जी भी युवा की बात करते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं? सबसे पहले क्योंकि मुझे लगता है कि युवाओं के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि आज का युवा जो है वो देश को बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहा है। दोबारा से आप लोग सत्ता में आए हैं और बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आए हैं, तो आप एक बीइंग ए युवा आप कैसे देखते हैं इस देश के युवा को कि उसकी जो उम्मीदें हैं सरकार से वो कैसे पूरी हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को मानूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में सबसे ज्यादा समर्थन देश के युवाओं का मिला था। मैं भी उनमें से एक था। हम लोग डिफरेंट अलायंस में थे, यूपीए के साथ थे, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था मेरे पिताजी को कन्विंस करना कि हम लोग को दूसरे अलायंस में जाना चाहिए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरीके से प्रभावित था। जिस तरीके से वो नई सोच, नए विजन के साथ 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, उस वक्त जो उनकी बातें होती थी, जो उनके भाषण होते थे, और उसी तरीके से मेरी तरीके के लाखों और युवाओं का उनका समर्थन मिला। उसके बाद 2019 में चुनाव आते आते तक कहीं ये भ्रम फैलाया जाना शुरू हुआ कि अब युवा उनके साथ नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है। डेफिनेटली बेरोजगारी मुद्दा है, मैं इस बात से बिल्कुल रन अवे नहीं कर रहा हूं, बट ये जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि युवाओं का विश्वास पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी से हट गया, इस बात को मुझे लगता है जिस तरीके से जनादेश आया उसने पूरी तरीके से गलत साबित किया। आज की भी तारीख में युवा पूरी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करते हैं। डेफिनेटली उनसे जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसमें से कि बेरोजगारी बहुत प्रमुखता से है, और मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहली ही बैठक में उन्होंने इस इशू को एड्रेस करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कमेटी का गठन किया और दिशा निर्देश दिए टाइम बाउंड उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को, ताकि बेरोजगारी से जुड़े हुए कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि पिछले 5 साल में सब नहीं हुआ। मैं भी कहीं ना कहीं जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, जमुई लोकसभा से मैं आता हूं, बिहार की लोकसभा है वो, मैंने खुद इन बात को अनुभव किया है, भले वो मुद्रा के माध्यम से हो या स्टैंड अप के माध्यम से हो या स्टार्टअप के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं ये चीजें एड्रेस की गई हैं। बट हाँ, अभी और बहुत करना बाकी है। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि देश के पूरे युवाओं का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, और इन 5 सालों में बाकी की जितनी और उम्मीदें हैं वो भी पूरी की जाएंगी। अच्छा चिराग, आज से पहले 1 to 1 तो आज हम सामने बैठे हैं, लेकिन आज से पहले हम जब न्यूज चैनल में थे तो एक आध बार हमारी बात हुई है, लाइव इंटरव्यू हुआ है। जब आप सांसद बने थे तो मैंने आपको बधाई दी थी तब, फिर आप संसदीय दल के नेता बने तो फिर बधाई दी। मुझे लग रहा था तब मिलेंगे तो मंत्री बनने की बधाई दूंगा। तो क्या आपको लगता है कि जब युवाओं की बात होती है तो आपको मौका मिलना चाहिए? नहीं, देखिए, जब मंत्री बनने की बात आती है, मैं ईमानदारी से इसको कबूलूंगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसके लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा पद नहीं है कि कोई भी आया और जस्ट बिकॉज कि आप युवा हैं आपको ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। युवाओं में जोश होता है, नई सोच होती है, बट जो अनुभव है, और खासतौर पर मंत्रालय चलाने का, क्योंकि उस वक्त आप किसी एक क्षेत्र या किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, वो देश भर में वो मंत्रालय प्रभाव डालेगा, तो उसके लिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। वो कारण था क्योंकि लोकसभा के परिणामों के बाद कहीं ये चर्चा चल रही थी, और जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहीं पे ये बोल दिया था कि अब चिराग ही जाएंगे, तो ये चर्चा बहुत स्ट्रांगली शुरू हो गई। अच्छे से याद है, पासवान साहब ने बोला था कि कौन बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा आगे बढ़े। जी। तब लग रहा था कि शायद इस बार तो मंत्रिमंडल में चिराग है। जी, खैर अनुभव एक कारण है। मेरे लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण था बिहार विधानसभा के चुनाव अराउंड द कॉर्नर है। अगले साल बिहार विधानसभा के चुनाव होने, और मैं पूरी तरीके से मेरा ध्यान केंद्रित है अपने पार्टी के संगठन पर, और बिहार 2020 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मैं भी कोई और ऐसी जिम्मेदारी ले नहीं सकता, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी ये अपने में इतनी बड़ी है, और 2020 में 2019 वाले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन देने की जिम्मेदारी है, उस पर मेरा ध्यान केंद्रित है अभी। नहीं, 2020 में तो आप कह रहे हैं बेहतर प्रदर्शन के, लेकिन 2019 में भी 100% स्ट्राइक रेट है आपका, 6 की 6 सीटें जीती हैं, और की स्ट्रेटेजिस्ट आप ही रहे इस बार तो। नहीं, बिल्कुल, और इस बात की मुझे खुशी है कि जब से मुझे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, 2013 में मिली, 2014 में पार्टी ने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। हम लोग 7 सीटों पर लड़े, 6 जीते। अपने ही प्रदर्शन को हमने और बेहतर किया, लड़े खैर इस बार 6, बट स्ट्राइक रेट हम लोग का पिछली बार से बेहतर हुआ, 6 की 6 हम लोग जीते। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। देखिए, युवा की जैसे बात हुई तो युवा आप भी हैं और आपने अपनी पार्टी को लीड किया, बिहार में 6 सीटें जीते। तेजस्वी यादव को क्या लगता है कि वो कहां उनकी कमी रह गई? क्योंकि विधानसभा में उनके पास अच्छी खासी सीटें थी,
और पब्लिक ने एक्सेप्ट भी किया था उनको विधानसभा में, कुछ टाइम सरकार भी उन्होंने चलाई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल जीरो पे आ गए? क्या मानते हैं इसके पीछे फैक्टर? देखिए, मेरा छोटा भाई है तेजस्वी, और मैंने निरंतर उन्हें सुझाव दिए थे कुछ चीजों को लेकर। एक तो सबसे पहली बात, मेरा छोटा भाई है, मुझे कहने में दुख होता है, पर भाषा, जिस तरीके से उन्होंने अपनी भाषा की शैली का उपयोग किया। देखिए, कोई भी है, आप किसी के विरोध में हो सकते हैं, उसकी नीति के विरोध में हो सकते हैं, उसकी कार्यशैली के विरोध में होते हैं, पर जब आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं, और जिस तरीके से टर्म्स का उन्होंने इस्तेमाल किया, पलटू राम, पलटू चाचा, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, आप उनकी कार्यशैली से शायद आप सहमत नहीं होंगे, पर आप इस तरीके की भाषा आप उपयोग नहीं कर सकते। मेरी तरीके का कोई भी युवा उसको पसंद नहीं करेगा, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण था जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पूरी तरीके से विपक्ष का नैरेटिव ही गलत था। मतलब इन लोगों का बिहार में नैरेटिव था, मोदी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आएगी तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। था ना, सीधा कह दिया था कि चौकीदार चोर है। हाँ, और ये इसी तरीके की बात है। इसने हिट किया जी, इसने हिट किया कहीं ना कहीं पब्लिक सेंटिमेंट्स को। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान ये जो अशोभनीय नारा कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिया गया, चौकीदार चोर है, और जिसको मेरे छोटे भाई ने भी मन से कई बार दोहराया, मुझे लगता है उसका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं एक बात का इसमें जरूर मैं जिक्र जोड़ना चाहूंगा, मुझे तो खासतौर पर बहुत हुआ, क्योंकि पासवानों का प्रमुख पेशा ही चौकीदारी है। वो एक गाना है जिसमें लाइन है कि मेरा संतरी तू, मेरा पासवान तू, तो हम लोग का तो प्रमुख पेशा ही है। आप एक व्यक्ति का विरोध करते करते आप ये भूल जाते हैं कि आप पूरे समुदाय का विरोध करने लग गए हैं, और इस बात का खामियाजा 2014 में भी इनको भुगतना पड़ा था, जब इन्होंने चाय वाला शब्द एक व्यक्ति का विरोध करते करते पूरे समाज का इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया था, और वही नुकसान इनको 2019 में भी हुआ। तो नैरेटिव भी कहीं ना कहीं इनका पूरी तरीके से गलत गया। बट बहरहाल इतना अध्ययन मैंने किया नहीं कि इन्होंने कहाँ गलत किया। मैं ये देख रहा था कि अब हम लोग 2020 में अपना प्रदर्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, और आपके सहयोगी भी हैं, एनडीए में हैं भी, नाराज थे कि एक से ज्यादा मंत्रिमंडल उनको चाहिए था, तो क्या उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश वहां पर नहीं की गई? भाई, आप भी एक पर माने, शिवसेना को भी इनिशियली नहीं मिला जबकि उनके एमपी ज्यादा थे, तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं बना पाए? क्या नाराजगी कुछ ज्यादा हो गई, इतनी नाराजगी कि वो ये क्लियरली कह रहे हैं कि मैं ट्रिपल तलाक बिल पर अब सपोर्ट नहीं करूंगा? नहीं, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। मैं दोनों आपको बताता हूं। आई हैव नेवर हर्ड कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहीं पर भी ये कहा हो कि मैं नाराज हूं। रिपीटेडली उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि मैं नाराज नहीं हूं। राजनीति में डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जब पहली उनका रिएक्शन आया था, जिस दिन मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, उस दिन उनके रिएक्शन ने बहुत क्लियर कर दिया था। देखिए, जरूरी नहीं है, उन्होंने इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के हम पक्षधर नहीं है। इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आप उस गठबंधन से नाराज हैं या आप उस गठबंधन के साथ नहीं है। बिहार में उसी गठबंधन के साथ हमारी सरकार चल रही है। अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। नहीं, पर उसी गठबंधन के साथ हमारी बिहार में हमारी सरकार चल रही है। और मेरी खुद माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, लगभग पौना घंटा हम लोग साथ में बैठे थे, और मैंने एक एक चीज बहुत बारीकी से मैंने उनसे सुनी, समझी, और मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि उनके अंदर कोई भी नाराजगी है। बट इस बात को ट्रिपल तलाक के इशू से जोड़ के देखना भी मुझे लगता है गलत है। हर पार्टी की अपनी पॉलिसीज होती है, अपनी नीतियां होती हैं। आप गठबंधन में, जरूरी नहीं है कि उस गठबंधन की हर फैसले से आप सहमत होंगे, आप असहमत हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत अलग हो जाएंगे। बहरहाल ये सब विषय जब आएंगे चर्चा के लिए, मुझे लगता है जदयू बहुत खूबसूरती से अपना पक्ष रखेगा भी उस वक्त। लेकिन अभी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। इस वक्त बिहार में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, और खासतौर पर मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस किस तरह से फैल रहा है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस, आपको नहीं लगता कि ये फेलियर है पूरी तरीके से? सरकार तब जागी जब 100 से ज्यादा बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। 96 पार कर गया था कल आंकड़ा मुजफ्फरपुर में, अकेले मुजफ्फरपुर में। पूरे बिहार में 110 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और अब तक सीएम नीतीश कुमार ने एक बार भी मुजफ्फरपुर का रुख नहीं किया है। अपना प्रतिनिधि भेज रहे हैं, जबकि केंद्र से स्वास्थ्य मंत्री पहुंच गए वहां पर, लेकिन नीतीश जी नहीं पहुंचे। नहीं, खैर उनके प्रतिनिधि भी गए थे, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे जी वहां पर गए, मुख्यमंत्री जी भी आज इस वक्त जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उस वक्त वो मुजफ्फरपुर में ही है। बट बहरहाल ये कहने का मेरा तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूं और मैं बोलूंगा कि जो हुआ सब ठीक चल रहा है और बेस्ट हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग की सरकार है, जिम्मेदारी हम लोग को लेनी होगी। हम लोग एक दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते कि 15 साल किसी और की सरकार थी तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं किया, तो इन्होंने क्यों नहीं किया। आज की तारीख में हम लोग की सरकार है। मैं बिना किसी बात विवाद में पड़े हुए, मैं एज एन अलाई, मेरी भी अपनी सीमाएं हैं,
और मुझे लगता है कि हम सबसे बेहतर अगर कोई इस परिस्थिति को समझ सकता है तो वो विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री है और उनके मंत्री हैं। और बस मैं यही आग्रह आपके चैनल के माध्यम से भी मैं करूंगा कि हर उस चीज को सुनिश्चित किया जाए, ए कारण क्या है, बी उसको रोका कैसे जा सकता है, सी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। मुझे अच्छे से याद है कि जब स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे तो उनके सामने भी एक बच्ची ने दम तोड़ दिया था। तो आप समझिए कि उस वक्त उस मां के दिल पे क्या बीत रही होगी जिसने अपनी बच्ची को खोया। 100 बच्चों की जान जाने के बाद अगर सरकार जागी तो क्या जागी, और वो भी अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा नीतीश कुमार की मुझे मौके पर जाना चाहिए, मुझे व्यवस्था खुद देखनी चाहिए। एक सीएम के जाने का अलग इंपैक्ट होता है। बहरहाल सीएम साहब का पर्सनली वहां पे जाना नहीं जाना, इस बात को मैं जरूर मानूंगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के प्रदेश में इतनी बड़ी घटना घटे और वो उनके संज्ञान में नहीं हो या वो उससे विचलित नहीं हो या वो उससे चिंतित नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। जहां पे भी होंगे मॉनिटरिंग तंत्र मुझे लगता है उनका जरूर कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, सारी जानकारी वो जरूर ले रहे होंगे। बट बहरहाल जो हुआ बहुत दुखद है। अगर हम उसी लूप में अटके रहेंगे तो मुझे लगता है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की तारीख में मुझे लगता है हम सबको मिलकर फोकस करना चाहिए। आज जब मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ दिनों पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी होकर आए, मुझे लगता है आज पक्ष विपक्ष हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि साल दर साल ये घटना घट रही है। पिछले मुझे याद है मैंने 2 साल पहले पार्लियामेंट में खुद इस विषय को मैंने उठाया भी था, पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात रखी थी। बट चिंता की बात यह कि 10 साल से 12 साल से हम लोग सिर्फ ये आंकलन नहीं लगाए जा रहे हैं कि लीची की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से हो रहा है, बट अभी तक हम लोग उस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाए हैं। जबकि दिन रात हर बीतते दिन के साथ साइंस बहुत डेवलप हो रहा है। हो सकता है 10 साल पहले जिस चीज का आप आंकलन नहीं लगा पा रहे होंगे, आज चीजें बहुत बदली। मैं बस यही आग्रह करूंगा सरकार से, मंत्री जी से कि अब इसके बाद कम से कम इतना सुनिश्चित कर लें कि इसके बाद किसी मौसम को जान ना गंवानी पड़े। नहीं, क्योंकि देखिए एक बहुत क्लियर चीज है, मुझे लगता है कि इस बात से शायद आप भी वाकिफ होंगे, इस बात से नीतीश कुमार भी वाकिफ होंगे और इस बात से बिहार का स्वास्थ्य विभाग भी वाकिफ होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने उसकी रिपोर्ट भी है और उसमें बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ये जिसको चमकी कहते हैं, जापानी कहते हैं, या इसका टेक्निकल टर्म एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है, ये हमेशा मई से लेकर अक्टूबर तक होता है। यानी कि जब गर्मी अपने पीक पर होती है तब ये शुरू होता है और जैसे जैसे सर्दी आनी शुरू होती है इसका जो सिंड्रोम है वो डीएक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो ये पीरियड है, ये सबको पता है कि इस टाइम पे होगा, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना, तभी तो हुआ। बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा, खैर अब तो प्रिवेंटिव मेजर्स का समय नहीं रहा, अब तो क्योर जितना हम लोग कर सकें और किसी को ना हो उस पर हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि सरकार को हर वो कदम, क्योंकि कुछ चीजें मेरे भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि 1-2 चैनल पे मैंने ये तक सुना कि दवाइयां पूरी मात्रा में उपलब्ध नहीं थी, प्रॉपर डोजेस बच्चों को नहीं मिल पा रही थी। अगर इन सब चीजों में कहीं पे भी हकीकत है, पूरी जांच होनी चाहिए और बस ये उम्मीद करता हूं कि अगले साल से और इसके बाद से हम लोग को कम से कम इस तरीके की घटना सुनने को ना मिले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम दलित अपलिफ्टमेंट पर आते हैं, दलित उत्थान को लेकर बीजेपी बहुत कहती है दलित उत्थान के लिए, आप लोग भी लगातार इस बात को कहते हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही उदित राज की बीजेपी दलित विरोधी पार्टी कह के अलग हो गए और एक सांसद हैं सावित्रीबाई फूले, वो भी यही आरोप लगाकर अलग हो गई। तो एक और तो दलित उत्थान की बात हो रही है और दूसरी ओर दलित खुद को कटावा महसूस कर रहा है, क्यों? देखिए, आपने जो 2 नामों का जिक्र किया उस पर मैं क्या ही टिप्पणी करूं, बट उदित राज जी 2 दिन पहले तक निरंतर प्रयास कर रहे थे कि इस पार्टी से उनको टिकट मिल जाए। उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकार दलित विरोधी है। बट जिस सीट से वो चुनाव लड़ते हैं वो एक रिजर्व सीट है। आपकी जगह किसी अपर कास्ट या किसी और को तो वहां से चुनाव नहीं लड़ाया गया ना। जो व्यक्ति वहां से चुनाव लड़े वो कहीं ना कहीं वो भी उसी समुदाय से आते हैं। सिर्फ आपको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला इसलिए आप पूरी पार्टी को बोल दें कि दलित विरोधी है, मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा। बहरहाल मुझे लगता है कि हमारी आज की एनडीए की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में दलित उत्थान के लिए जितने कार्य किए हैं, जिसमें से योजनाएं भी हैं, आप स्टैंड अप योजना का आप जिक्र कर लें या जितने सिंबॉलिक उनको सम्मान देने के लिए जो चीजें की गई हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की जितने 5 स्थल हैं उनको जिस तरीके से सरकार ने लेकर उसको राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर चिन्हित किया, लंदन से लेकर मऊ तक, यहाँ पर भी जो अलीपुर रोड पे जो उनका मकान रहा उसको भी जिस तरीके से स्मारक के तौर पर बनाया गया, तो तमाम ये चीजें मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने की।
और एक बात मैं जरूर बोलूंगा, जब सबका साथ सबका विकास की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि अनुभव मैंने किया है, उसके माध्यम से जितनी योजनाएं हैं, भले वो उज्ज्वला हो, गैस पहुंचाने की बात हो, या गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, उसमें किसी समुदाय या जाति को देखकर वो योजनाएं नहीं है। उसमें दलितों को भी उसका उतना ही लाभ मिला है, अल्पसंख्यकों को भी उतना ही लाभ मिला है, सामान्य वर्ग को भी उतना ही लाभ मिला है। मेरा विश्वास है हमारी आज की सरकार और प्रधानमंत्री जी पर, जब वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है, अब आप योजनाओं की बात कर रहे हैं तो मैं भी एक बात करता हूं, किसान सम्मान निधि योजना की बात मैं करना चाहूंगा। हालांकि अगर कागजों पे देखो तो बहुत अच्छी योजना है कि 6,000 रुपए 3 टर्म्स में किसानों को दिए जाएंगे। पहली बात तो मैं इस राशि पर ही बात कर लूं। आपको लगता है कि 6,000 रुपए एक साल में किसी किसान को एक सही राशि है उस किसान के? 100% डिबेटेबल। राहुल गांधी तो 72,000 देने वाले थे। 100% डिबेटेबल। बट मेरा कहना यह है कि कम से कम हमने शुरुआत तो की, जीरो से, जहां पे कुछ नहीं था, कम से कम हमने शुरुआत तो की। हमारे प्रधानमंत्री जी जब इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है, उसके लिए छोटे छोटे जो भी वो कदम उठाते हैं, छोटे कदम टू एन एक्सटेंड कि जब आपका स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, टू एन एक्सटेंड की जब आपके एमएसपी को 1.5 गुना किया जाता है, टू एन एक्सटेंड की जिस योजना का आपने जिक्र किया 6,000 रुपए उनको दिए जाते हैं, ये धीरे 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 करके कलेक्टिवली आप देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि 2022 तक का जो हम लोग का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होगी, उस लक्ष्य को हम लोग जरूर हासिल कर पाएंगे। अच्छा, इसी योजना को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। इसमें कुछ चेंजेस किए गए इस बार इस योजना में कि कोई भी पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या मौजूदा सांसद, उनके परिवार के लोग, जो भी इनकम टैक्स पेयर है उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों के लिए अच्छा किया कि 2 हेक्टेयर वाला जो एक बैरियर था उसको हटा दिया गया। लेकिन इसको किस तरह से लागू करेंगे और बिहार के किसानों को आप किस तरह से इसका फायदा दे पाएंगे? क्योंकि देखिए, एक चीज होती है कि योजनाएं बहुत बनती हैं, हमने देखा हिंदुस्तान में, लेकिन जो दिक्कत आती है वो आती है उनके इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन पर। और जिसको फायदा मिलना होता है उसको मिलता नहीं है, और जिसको नहीं मिलना होता वही जिंदगी भर फायदा उठाता है। नहीं, वहीं पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधियों की भी बनती है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोग भी उतना ही ध्यान दें। हर एक योजना, तभी सांसदों की जो दिशा की बैठक होती है जहां पे वो जिला अधिकारी और तमाम विभागों के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ जब हम लोग बैठ के रिव्यू करते हैं तो वहां पे हम लोग की भी जिम्मेदारी आती है। और साथ ही साथ देखिए, सरकार योजनाएं बनाती है और निरंतर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात की चिंता रह रहकर जाहिर की है कि वो योजनाओं की जानकारी जनता तक नहीं होती है या उन लोगों तक नहीं होती है जिनके लिए वो योजना बनी है, तो उनके लिए वो जानकारी उनको पहुंचे। जानकारी के अभाव में कई ऐसे लोग हैं जो उन योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। बट वहीं पे जैसा मैंने कहा कि हम जनप्रतिनिधियों की, सांसद, एक बड़े लेवल पर विधायक, विधानसभा के लेवल पर, टू एन एक्सटेंड की नीचे मुखिया तक के लेवल पर जा जाके इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके क्षेत्र में जितने भी लाभार्थी हैं या जो संभव लाभार्थी हैं उन तक ये योजना पहुंचे। वॉलंटियर्स की भी इसमें भूमिका है, पार्टी के कैडर की भी इसमें भूमिका है। मुझे लगता है अगर हम सब ईमानदारी से अपना रोल निभाएं, ये कुछ एक ऐसी योजना, इसी में जैसे आयुष्मान एक योजना है, मैं कई बार मैं देखता हूं मेरे पास कई ऐसे गरीब परिवार के लोग आते हैं जिनके पास 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए के लिए वो परेशान होते हैं कि हम कैसे इलाज में खर्चा आ रहा है, कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। उन योजना की जानकारी उनको नहीं पहुंच पाती है। तो जैसा मैंने कहा कि जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधियों की भी है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाए उनको हम जनता तक जागरूक करें, उन तक पहुंचाने का काम करें। ये सवाल पूछने के पीछे वजह मेरी ये थी क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की थी, उस दिन उन्होंने सबसे ज्यादा 2 ही लोगों के बारे में बात की थी, एक किसान और जवान। और उनका मानना है कि किसान अगर इस देश का खुशहाल है तो फिर ये देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, ठीक है, मैं अब आपकी पार्टी पर आता हूं। आप अभी 2020 की बात कर रहे थे, बिहार विधानसभा चुनाव की बात। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 2020 में आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? मेरी भूमिका अपनी पार्टी में मैं कहूं तो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका, गठबंधन में कहूं तो एक ऐसे एलआई की भूमिका जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम लोग गठबंधन का प्रदर्शन और तालमेल हमारा इतना खूबसूरत रहे कि हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहे। तो उसमें गठबंधन में एक संयोजक इन अ वे की भूमिका कि सब ठीक चले, कोऑर्डिनेशन बढ़िया रहे, जो कि 2019 में देखने को मिला। सुपर कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोगों ने पूरा चुनाव हम लोगों ने लड़ा। हर मंच पर तीनों पार्टी के तीनों नेता एक साथ दिखते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां पर होते थे, सुशील मोदी जी वहां पर होते थे। तो एक कोऑर्डिनेशन ऐसे ही बना रहे, रणनीति हम लोग की अच्छी हो और नैरेटिव हम लोग का सही हो, सही मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हम लोग उतरे। ये भूमिका मैं अपनी, मेरा कहना है कि कोई नई भूमिका में देख सकते हैं हम आपको बिहार में।
ऐसा अभी कुछ भी नहीं। जैसा मैंने कहा, मेरा काम सिर्फ पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहे। मुझे गर्व होता है जब मैं आज बोलता हूं कि हम 6 सीटों पर लड़े, 6 की 6 जीते। ये गर्व मुझे अपने लिए बनाए रखना है। 2020 में भी मैं इतने ही गर्व से बोल सकूं कि हमारा 90% स्ट्राइक रेट है, हमारा 95% स्ट्राइक रेट है। 100% अगर उसमें भी हो गया तो वो बेस्ट होगा। लेकिन एक चीज है, अभी रिसेंटली कुछ देखने को मिला था, आपकी पार्टी में कुछ नाराजगी किसी चीज को लेकर थी कि आपके 2 जनरल सेक्रेटरी नाराज हो गए थे, एक ट्रेजरर थे वो नाराज हो गए थे, एक अलग पार्टी उन्होंने बनाई थी। तो वो उसका क्या वजह थी, क्या वो नाराजगी थी, क्यों इस तरह की चीजें सामने आई? जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे पार्टी के बहुत ही पुराने सदस्य और बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के रहे हैं। मेरा उनसे इस बार इस चीज को लेकर ज्यादा संवाद नहीं हुआ। क्या कारण रहे कि उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया, बट बहरहाल मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी मुझे मिली, जो जो उन्होंने आरोप लगाए, प्रत्यारोप लगाए, मुझे लगता है कि वो खुद लंबे समय से पार्टी के साथ रहे। पार्टी का जब गठन हुआ था उस वक्त से और उससे पहले से वो पार्टी के साथ थे। बट बहरहाल कुछ ऐसे कारण हैं जो मुझे लगते हैं, टिकट, चुनाव, ये भी कुछ ऐसे कारण होते हैं। बट बहरहाल अपने भविष्य के लिए मुझे लगता है हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो उनको ठीक लगे निर्णय लेने के लिए। मेरे लिए पहले भी सम्मानित थे, आज भी सम्मानित है तमाम वो नेता, और शुभकामनाएं उनको जहां भी जाएं अच्छा काम करें। नहीं, लेकिन चूंकि जब वो पार्टी छोड़ रहे थे तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया गया है पार्टी को, तो ये जो टर्म है बड़ी गंभीर उन्होंने आरोप लगाए थे। प्राइवेट लिमिटेड से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मतलब परिवारवाद को लेकर ही होगा कि परिवार के काफी लोग हैं। ये उनका आरोप सही है, इसमें मैं झुटला ही नहीं सकता हूँ। मेरे परिवार के 3 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं, 3 नहीं 4 सदस्य सक्रिय राजनीति में, पिताजी भी, दोनों चाचा जी, उसको मैं झुटला नहीं सकता हूं। बट ये जानकारी उनको बहुत पहले से थी, ये अभी नहीं हुआ है। मेरे दोनों चाचा जी, उसमें से एक चौथी बार इस बार सांसद बने हैं और निरंतर अगर जीत कर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उनके ऊपर है। मेरे दूसरे चाचा जी लंबे समय से प्रदेश में हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अच्छे बुरे दिनों में पार्टी को उन्होंने संभाला। बिहार में अभी हाल में वो मंत्री भी थे, वो मंत्री पद छोड़कर अभी सांसद बने हैं, और मैं दूसरी बार चुनाव जीत कर आया हूं। मेरा मानना यह है कि किसी बड़े परिवार या किसी बड़े व्यक्तित्व का पुत्र या पुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, बट जीतने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत होनी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जनता के ही डोमेन में हैं, जनता हमारा भविष्य निर्धारित करेगी। अगर जनता को लगता है कि नहीं भैया ये तो एकदम वंशवाद की पार्टी है, परिवार वालों की पार्टी है, कोई काम नहीं करता, परिवार के नाम पर आकर वोट मांगते हैं, तो जनता कभी आपको दोबारा नहीं जिताती। अगर यही आधार होता कि आप बड़े व्यक्ति के बेटे हैं, बार बार आप जीतते रहेंगे, तो मुझे लगता है मेरी बहन मीसा भारती, लालू जी की सुपुत्री, वो पाटलिपुत्रा से 2 बार चुनाव नहीं हारती, अगर यही आधार होता। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक एज जरूर है, लेकिन आपको अल्टीमेटली जाके पब्लिक के बीच में 100% विश्वास जीतना पड़ेगा। आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है कि आप डिलीवर नहीं करेंगे तो जनता आपका साथ नहीं देगी। अच्छा, अब फर्स्ट 100 डेज की बात हम करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी दिख रही है काम में। जब पिछली बार भी सरकार बनी थी केंद्र सरकार में, तब भी बहुत तेजी से काम हुआ। तो यहां तक खबरें आई थी कि मोदी जी सीधा मंत्रियों के दफ्तर में फोन लगाते हैं, मोबाइल पे फोन नहीं करते हैं। कुछ इस बार भी ऐसा ही हुआ है। उन्होंने जो मीटिंग हुई है अभी मंत्रिपरिषद की, उसमें डायरेक्ट किया है मंत्रियों को कि भाई आप ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा वक्त दीजिए। तो तेजी दिख रही है। तो फर्स्ट 100 डेज में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर आप सिर्फ एक आम नागरिक के तौर पर जानेंगे तो मेरी हमारे प्रधानमंत्री जी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। बट हाँ, एज अ सांसद आप बोलेंगे तो जिस तरीके से तमाम मंत्रियों को कहीं ना कहीं 100 डेज का क्या जिम्मेदारी देखते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए? फर्स्ट 100 डेज में कोई प्रायोरिटी तो आपने बनाई होगी ना कि हाँ भाई ये दिक्कत है मेरे इलाके में, मुझे इसको दूर करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी कि जितने कार्यों की मैंने शुरुआत की है, जो शिलान्यास मैंने पिछले कार्यकाल में किए थे, उनको सबसे पहले प्राथमिकता देते हुए धरातल पर उतारना। और उसमें से कई बहुत बड़े कार्य हैं जिसकी वजह से नीति आयोग ने भी मेरी लोकसभा को सराहा। नीति आयोग खुद इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि टॉप 5 जो देश भर के जिले हैं उसमें से जमुई जिला भी है जिसने पिछले 5 साल में सबसे तीव्र गति से विकास के कार्य किए हैं। उसमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। एक केंद्रीय विद्यालय जिसका शुरुआत मैंने की थी, पहला केंद्रीय विद्यालय जमुई में खुला था, उस पर निर्माण कार्य चल रहा है। इन 100 दिन के भीतर मैं चाहूंगा कि वो निर्माण कार्य कंप्लीट हो। मेडिकल कॉलेज, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देश भर में नहीं, बिहार में, प्रदेश में से 5 मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की योजना से खुलने थे, उसमें से एक
मेरी लोकसभा में आया उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी है। और एक रेल लाइन लगभग 2800 करोड़ रुपए की एक योजना है जो कि माननीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी मेरे संसदीय क्षेत्र में गए थे। हमारे संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा है, चकाई विधानसभा, वो पूरी तरीके से मुख्य धारा से कटी हुई थी। तो उसका हम लोगों ने फर्स्ट फेज का काम हम लोगों ने शुरू किया है लगभग 496 करोड़ के लागत से। उस फर्स्ट फेज को हम लोग कंप्लीट कर दें, ये तमाम चीजें मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में होंगी कि इनको